वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल नर्सिंग हब। सो आज से हम जो प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेडली पूछे गए हैं वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 month infant is brought to emergency department with fever, poor feeding and irritability. Which clinical finding should alert the nursing officer to meningitis? मतलब एक 4 month old infant है जिसे फीवर, पुअर फीडिंग और इरिटेबिलिटी है, तो नर्सिंग ऑफिसर को कौन सा सिम्टम ये बताएगा कि बेबी को मेनिंजाइटिस है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि मेनिंजाइटिस होता क्या है। सो ऑप्शन देखेंगे हम, एब्सेंट रिफ्लेक्सेस, हाई पिच क्राई, हाइपर एक्टिविटी एंड पॉलीयूरिया। सो कमेंट योर आंसर। So the right answer is high pitch cry. Okay, let's move to the next question. During a routine development assessment, the nursing officer checks the Babinski's reflex in an infant. By what age should this primitive reflex normally disappear? मतलब ये पूछा गया है कि Babinski reflex किस एज के बाद नॉर्मली डिसअपेयर हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 month, 3 month, 9 month या 12 month। What is the right answer? Tell me. So the right answer is a 12 month। जो माइलस्टोन्स है बेबी में वो मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सभी माइलस्टोन याद होने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ड्यूरिंग अ रूटीन वेल बेबी विजिट, द नर्सिंग ऑफिसर असिस्ट द इन्फेंट्स एंटीरियर फॉन्टेनल। एट व्हाट एज द एंटीरियर फॉन्टेनल नॉर्मली क्लोज? सो फॉन्टेनल 2 टाइप्स के होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल एट बर्थ। तो क्लोजर एंटीरियर फॉन्टेनल का 1.5 ईयर को होता है और पोस्टीरियर फॉन्टेनल का 1.5 मंथ को होता है। सो ये आपको याद होना चाहिए। सो आंसर क्या होगा? 1.5 ईयर मतलब 12 to 18 months। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a child diagnosed with nephrotic syndrome is receiving dietary counseling. Which diet should the nursing officer recommend during the edematous phase? सो नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम ऐसे 2 सिंड्रोम होते हैं। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस। एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? जो पोडोसाइट्स होते हैं अंदर, उसको उसका अरेंजमेंट ठीक से नहीं होता, इसलिए मैसिव प्रोटीन्यूरिया होता है। पहले हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है वो देख लेते हैं। सो सी इन दिस डायग्राम देर इज एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड अंदर आता है और इफरेंट से बाहर जाता है। और जो जहाँ पे ग्लोमेरुलर बोमेंस कैप्सूल है वहाँ पे आप देख सकते हैं परमेबिलिटी टू प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पोडोसाइट होते हैं उसको डैमेज हो जाता है, डैमेज टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर्स लाइक पोडोसाइट। ओके, सो उसके वजह से परमेबिलिटी टू प्रोटीन बढ़ जाता है, इसलिए मैसिव प्रोटीन यूरिया, हाइपो अल्ब्यूमिनेमिया। प्रोटीन का लॉस हो गया इसलिए अल्ब्यूमिन भी लॉस हो गया, इसलिए हाइपो अल्ब्यूमिनेमिया, देन hyperlipidemia and generalized edema. These 4 are the classical signs of the nephrotic syndrome. Okay, so अब ये सब के बाद आप बताना कि कौन सा डाइट उनको हम सजेस्ट करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले को। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाई प्रोटीन और लो सोडियम। बिकॉज प्रोटीन तो ऐसे मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है, इसलिए वो लॉस हो जाता है बॉडी से। और सोडियम, लो सोडियम क्यों बताना? क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, एडेमेटस होता है और फ्लूइड के साथ साथ जो हमारे बॉडी में सोडियम है वो भी बढ़ा हुआ होता है, इसलिए हाई प्रोटीन और लो सोडियम डाइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 9-month-old infant is admitted to pediatric ward to promote age-appropriate development. Which toy should the nursing officer recommend? सो यहाँ पे एज इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है? 9-month-old इन्फेंट। सो 9-month-old इन्फेंट को हम कौन सा टॉय देते हैं बताओ? ओके, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, बिल्डिंग ब्लॉक्स।
Next question. A client with history of chronic hypertension and edema admitted in ICU since 15 days is getting loop diuretics from 10 days. During head doctor's round, unit doctor asks her juniors that which electrolyte imbalance occurs if loop diuretics taken long time. Then junior doctors response with, मतलब एक पेशेंट है जिसको लूप डायोरेटिक्स लॉन्ग टर्म से चालू है, तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा. सो जो पेशेंट लूप डायोरेटिक्स लॉन्ग टाइम से लेते हैं उनमें सोडियम और वाटर रिजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, इसलिए लो सोडियम लेवल होगा. और लो सोडियम लेवल को क्या बोलते हैं, हाइपोनाट्रेमिया. और हाइपोकालेमिया की भी रिस्क बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे वाटर लॉस होगा उसके साथ सोडियम भी लॉस होगा और पोटेशियम भी लॉस होगा. और जिस पेशेंट में पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स होते हैं लाइक स्पायरोनोलैक्टोन्स, उनमें पोटेशियम रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हाइपरकालेमिया का रिस्क उनमें ज़्यादा रहता है. सो क्या होगा इसका आंसर बताना. अब आप बोलेंगे कि इसमें हाइपोनाट्रेमिया भी दिया है, हाइपोकालेमिया भी दिया है, तो कौन सा राइट आंसर होगा. तो हाइपोनाट्रेमिया इज रिलेटिवली मोर हो जाता है हाइपोकालेमिया से, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपोनाट्रेमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द मैन्यूवर इल्यूस्ट्रेटेड इन द इमेज. कौन सा मैन्यूवर है, हेलमिच मैन्यूवर, हेडलिफ्ट चिन मैन्यूवर, रिंगटोन मैन्यूवर या जेवानेली मैन्यूवर. सो राइट आंसर इज राइट ऑप्शन ए, हेलमिच मैन्यूवर. सो देखते हैं हम हेलमिच मैन्यूवर क्या होता है. सो चोकिंग जब होगा इन्फेंट में या चिल्ड्रन और अडल्ट में होगा तो हम क्या करेंगे. सो इन्फेंट में होगा तो हम उसमें 5 बैक ब्लोज देंगे और 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे, इमेज में देख सकते हो आप. और अडल्ट में हम एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, कॉमन है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Acetylsalic acid should be avoided in which condition? Bacterial fever, viral fever, headache, none of the above. So what is the right answer? Okay, पहले ये बताना एसिटिलसिलिक एसिड मतलब कौन सा टैबलेट या कौन सा मेडिसिन कौन सा होता है वो. सो इट्स एस्पिरिन. सो एस्पिरिन कौन सी कंडीशन में अवॉइड करते हैं, तो जिनको वायरल फीवर होता है क्यों या वायरल इन्फेक्शन होता है लाइक चिकन पॉक्स या मीजल्स. ओके, तो क्यों अवॉइड करते हैं, अगर जिनको वायरल इन्फेक्शन है उनको अगर हम एस्पिरिन देते हैं तो उनमें एक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं रेज सिंड्रोम. ओके, तो रेज सिंड्रोम क्या होता है. रेज सिंड्रोम इज अ रेयर बट सीरियस कंडीशन दैट कॉजेज स्वेलिंग इन लीवर एंड ब्रेन. लीवर और ब्रेन में स्वेलिंग करता है चिल्ड्रन में और टीनेजर्स में जिनको वायरल इन्फेक्शन हुआ होता है लाइक चिकन पॉक्स. सो उनको एस्पिरिन अवॉइड करते हैं. नेक्स्ट. व्हाट इज मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग क्लोराम्फेनिकोल स्पेशली इन न्यूनेट्स. व्हाट इज द राइट आंसर. So correct answer is option B, ग्रे बेबी सिंड्रोम. ओके, सो आपको ये पता है क्या, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, रेड बेबी सिंड्रोम और कार्बन बेबी सिंड्रोम. सो देखते हैं क्या होता है. रेड बेबी सिंड्रोम क्यों होता है, अगर हम एक बेबी को वैनकोमाइसिन दे रहे हैं तो वैनकोमाइसिन क्या होता है, एंटीबायोटिक, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो रेड बेबी सिंड्रोम होता है. अगर किसी बेबी को हम क्लोराफेनिकॉल दे रहे हो तो उसका एडवर्स इफेक्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है. और ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम क्या होता है, हम देखते हैं नियोनेटल जॉन्डिस बहुत कॉमन होता है, मतलब जैसे बेबी बर्थ हो जाएगा उसको जॉन्डिस होता है तो हम उसको फोटोथेरेपी में रखते हैं, SSPT DSPT आपने देखा होगा. तो उस फोटोथेरेपी का जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम. और कार्बन बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म ऑब्जर्व इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD. ऑप्शन ए, रिएक्शन फॉर्मेशन. ऑप्शन बी, रिग्रेशन.
ऑप्शन सी मैजिकल थिंकिंग, ऑप्शन डी प्रोग्रेशन. व्हाट इज द राइट आंसर? ओके, सो करेक्ट आंसर इज रिएक्शन फॉर्मेशन. एक मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देती हूँ ओसीडी में के जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है उनको याद रखने के लिए. सो ट्रिक इज आईयूडी रिएक्शन. I for isolation, U for undoing, D for displacement and reaction for reaction formation. ओके, सो ये भी नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है नॉर्थ सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और DMAR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.